रात के करीब 2:13 हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के एक सुनसान जंगल में चार दोस्त संतरे के एक बगीचे में खड़े थे। चारों तरफ साफ साफ सुनाई दे रहा था किसी लड़की की मदद मांगने की आवाज़। प्लीज़ कोई है क्या, मुझे यहाँ से ले जाओ। पहले उन्हें लगा कि शायद जंगल में कोई फंस गया होगा, लेकिन जब उन्होंने टार्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ संतरे के पेड़ों के बीच एक सफ़ेद सी परछाई खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, वो परछाई ज़मीन पर नहीं थी, वो पेड़ की शाखा पर उल्टी लटकी हुई थी। और उसी समय उन चारों में से एक दोस्त अचानक बोलने लगा, एक ऐसी भाषा में जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं सीखी थी। उसकी आंखें पलट चुकी थीं और वो सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, यह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तुम में से एक को इसके साथ जाना होगा। उस रात जंगल में 4 लोग अंदर गए थे, लेकिन सुबह जब वो लोग निकले तो उनमें से एक कभी वापस नहीं आया। और वो जो 3 लौटे, उन्होंने कसम खाई कि वो जगह फिर कभी नहीं जाएंगे। आज की कहानी उसी सच्ची घटना पर आधारित है, जो मुझे असम के एक लड़के ने खुद ईमेल करके भेजी थी। और आप यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनने के बाद आप भी रात में जंगल की किसी आवाज़ का जवाब देने से पहले 2 बार सोचेंगे। अगर इस तरह की कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, आप कमेंट भी करें कि आप कहाँ से मेरी कहानी सुन रहे हैं, ताकि मैं वहाँ की कुछ कहानियाँ आपको ज़रूर सुना सकूँ जो सच्ची घटना पर आधारित हो। साल 2024 की सर्दियों की एक रात थी। मैं अपने कमरे में बैठकर एडिटिंग कर रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और रात के करीब 2:17 हुए थे। मेरा फ़ोन बजा। इतनी रात में फ़ोन आना अपने आप में एक अजीब बात होती है। फ़ोन पर जो नंबर था वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैंने पहले तो इग्नोर करने का सोचा, लेकिन कॉल लगातार बज रहा था। आखिर मैंने फ़ोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर एक लड़के की कांपती हुई आवाज़ आई, भाई क्या आप हॉरर स्टोरी सुनाते हो यूट्यूब पर? मैं थोड़ा चौंक गया। हाँ, लेकिन आप कौन? उसने कहा, मेरा नाम रितम बरुआ है, मैं असम के डिब्रूगढ़ से हूँ। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मैंने खुद अपनी आँखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं कर पाता। उसकी आवाज़ इतनी डरी हुई थी कि मुझे भी थोड़ा अजीब महसूस होने लगा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहना शुरू किया, और जो कहानी उसने सुनाई वो शायद मेरे चैनल की सबसे डरावनी कहानी होने वाली है। रितम बताता है कि यह घटना 2023 की है, नवंबर की। उस समय वह और उसके 3 दोस्त कॉलेज ख़त्म करके एक रोड ट्रिप पर निकले थे। उन चारों दोस्तों का नाम था रितम, सौरभ, अभिषेक और सबसे छोटा था अंशुमान। ये चारों असम के डिब्रूगढ़ में रहते थे और बचपन से दोस्त थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सबकी ज़िंदगी अलग अलग दिशा में जाने वाली थी। किसी की नौकरी लग चुकी थी, कोई बाहर पढ़ने जाने वाला था। तो इन लोगों ने सोचा कि अलग होने से पहले एक लास्ट रोड ट्रिप की जाए। बहुत सोचने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये लोग अरुणाचल प्रदेश के वालोंग और डोंग वैली जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो डोंग वैली भारत की सबसे पूर्वी जगहों में से एक है। यहीं से भारत में सबसे पहले सूरज की रोशनी आती है। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के बीच एक बात और मशहूर है। वो कहते हैं वहाँ कुछ ऐसे जंगल हैं जहाँ रात के समय जाना सही नहीं होता। लेकिन टूरिस्ट आमतौर पर इन बातों को सीरियस नहीं लेते, और इन 4 दोस्तों ने भी नहीं लिया। ट्रिप वाले दिन ये लोग सुबह 3 बजे डिब्रूगढ़ से निकल पड़े। सौरभ गाड़ी चला रहा था और बाकी 3 लोग पीछे बैठे थे। पहाड़ों का रास्ता, घने जंगल और ठंडी। सफ़र बेहद खूबसूरत था। दिन भर ये लोग फ़ोटो लेते रहे, छोटे छोटे ढाबों पर रुकते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। करीब 350 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद शाम के करीब 6 बजे ये लोग अरुणाचल के वालोंग पहुंच गए। लेकिन एक छोटी सी गलती हो चुकी थी। इन लोगों ने कोई होटल बुक नहीं किया था। इनका प्लान था जहां अच्छा लगेगा वहीं रुक जाएंगे। लेकिन शाम के 6 बजे के बाद ज़्यादातर जगह फुल हो चुकी थी। ठंड बढ़ रही थी और अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था। तभी ने सड़क के किनारे एक छोटा सा कैंपिंग साइट दिखाई दिया। ये लोग वहाँ गए और रूम के बारे में पूछा, लेकिन कैंप का मालिक बोला आज सब फुल है। चारों दोस्त थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि अब रात होने वाली थी। तभी रितम बताता है कि कैंप के बाहर एक खड़ा आदमी उन्हें देख रहा था। उसकी उम्र करीब 45 से 50 साल होगी। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थीं। कुछ देर बाद वो आदमी धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, अगर तुम लोगों को रहने की जगह चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ।
चारों दोस्तों ने तुरंत हामी भर दी। उस आदमी ने कहा, यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ एक जगह है, वहाँ कुछ कमरे बने हुए हैं, वहाँ रुक सकते हो। चारों दोस्त उसकी बात मान गए। वो आदमी खुद उनकी गाड़ी में बैठ गया और रास्ता बताने लगा। लेकिन पूरी ड्राइव के दौरान वो आदमी लगभग पूरी तरह चुप रहा। करीब 10 मिनट बाद वो जगह आ गई। वहाँ सच में 3 छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। साइड में एक छोटी सी दुकान थी और उसी जगह उसका मालिक भी रहता था। चारों दोस्तों ने गाड़ी पार्क की और जैसे ही वो आदमी उतरने लगा, उसने अचानक पीछे मुड़कर कहा एक ऐसी बात जो बाद में उन चारों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसने कहा, रात को अगर जंगल में कोई आवाज़ आए तो जवाब मत देना। रितम ने फ़ोन पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर से बोलना शुरू किया। भाई, असली डर उसी रात से शुरू हुआ था। चारों दोस्त रितम, सौरभ, अभिषेक और अंशुमान उस छोटी सी जगह पर अपने कमरे में पहुंच चुके थे। कमरे बहुत साधारण थे। लकड़ी की दीवारें, एक छोटा सा बल्ब और 2 बिस्तर। कमरे के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों दोस्त पूरे दिन के सफ़र से थक चुके थे, लेकिन बाहर का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। रात के करीब 9 बजे उन्होंने पास की दुकान से खाना खाया। दुकान का मालिक वही आदमी था जो उन्हें रास्ता दिखाकर यहाँ लाया था। उसका नाम था तासी। खाना खाते समय अंशुमान ने हंसते हुए पूछा, भाई, आपने जो बोला था कि जंगल से आवाज़ आए तो जवाब मत देना, वो मजाक था या सच में कुछ है यहाँ? तासी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ आसपास संतरे के बहुत पुराने बागान हैं और रात में वहाँ जाना अच्छा नहीं होता है। सौरभ हंस पड़ा, भाई, ये तो हर जंगल में लोग बोलते हैं। लेकिन तासी हंसा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस मेरी बात मान लेना। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। चारों दोस्त वापस अपने कमरे में आ गए। थोड़ी देर तक ये लोग ट्रिप की बातें करते रहे, फोटो देखते रहे और फिर करीब 11:30 बजे सब सो गए। रितम बताता है, रात के करीब 1:43 पे अचानक नींद खुल गई। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्यों जग गया। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज़, जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो, खर 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 खर। रितम ने आंखें खोली। कमरे में हल्का अंधेरा था। सौरभ, अभिषेक अपने बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन अंशुमान का बिस्तर खाली था। रितम ने सोचा शायद वो बाथरूम गया होगा, लेकिन तभी बाहर से फिर वही आवाज़ आई, खर खर। रितम उठकर खिड़की के पास गया। खिड़की से बाहर झांकते उसे जो दिखाई दिया, उसने उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। कमरे के पीछे थोड़ी दूरी पर संतरे के पेड़ों का एक बहुत बड़ा बागान था। चांदनी की हल्की रोशनी में पेड़ दिखाई दे रहे थे और उन्हीं पेड़ों के बीच कोई खड़ा था। रितम ने ध्यान से देखा, वो अंशुमान था। वो संतरे के पेड़ों के बीच खड़ा था और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी चीज़ को घूर रहा हो। रितम ने धीरे से आवाज़ लगाई, अंशुमान। लेकिन तभी उसे तासी की बात याद आ गई, रात को अगर जंगल से कोई आवाज़ आए तो जवाब मत देना। रितम थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दोस्त को देखकर वो चुप भी नहीं रह सकता था। फिर उसने धीरे से आवाज़ लगाई, अंशुमान, क्या कर रहा है वहाँ? इस बार अंशुमान ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन जो बात अजीब थी वो यह कि सीधे रितम की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नज़र रितम के पीछे कहीं टिक गई थी, जैसे कमरे के अंदर किसी और को देख रहा हो। रितम के पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। कमरे के अंदर तो कोई था ही नहीं। तभी पीछे से अचानक आवाज़ आई, क्या हुआ? सौरभ जाग चुका था। रितम ने खिड़की की तरफ इशारा किया, अंशुमान बाहर है। सौरभ खिड़की के पास गया। दोनों ने बाहर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। संतरे के पेड़ों के बीच सिर्फ हवा चल रही थी। अंशुमान गायब था। अभी तो यहीं था, रितम ने घबरा कर कहा। सौरभ ने सोचा शायद वो इधर उधर चला गया होगा। दोनों बाहर निकल आए। ठंडी हवा और भी तेज हो चुकी थी। रात पूरी तरह शांत थी, बस दूर कहीं से झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। दोनों धीरे धीरे संतरे के बागान की तरफ बढ़े। पेड़ के नीचे ज़मीन पर बहुत सारे गिरे हुए संतरे पड़े थे और सूखे पत्तों की मोटी परत थी। चलते समय वही आवाज़ कर रही थी, खर खर खर। अचानक सौरभ रुक गया। रुको, उसने ज़मीन की तरफ इशारा किया। मिट्टी पर पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वो सिर्फ एक दिशा में जा रहे थे, आगे की तरफ। वापस आने के कोई निशान नहीं थे। रितम का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? सौरभ ने धीमे से कहा, मतलब अंशुमान अंदर गया है, बाहर नहीं आया। दोनों ने टार्च ऑन की और धीरे धीरे पेड़ों के बीच आगे बढ़ने लगे। करीब 30-40 कदम चलने के बाद उन्हें अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। कोई धीरे धीरे हंस रहा था, हा 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 हा।
वो आवाज़ पेड़ों के ऊपर से आ रही थी। दोनों ने टार्च ऊपर घुमाई और जैसे ही रोशनी ऊपर पड़ी, रितम का दिल जैसे रुक गया। पेड़ की एक मोटी शाखा पर अंशुमान बैठा हुआ था, लेकिन वो उल्टा बैठा था। उसके पैर शाखा के ऊपर थे और सिर नीचे लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। सौरभ डर के मारे चिल्लाया, अंशुमान नीचे उतर। लेकिन अंशुमान हिला भी नहीं, बस उसी तरह मुस्कुराता रहा। और फिर उसने एक ऐसी आवाज़ निकाली जो इंसानी नहीं लग रही थी। एक अजीब खुरदुरी गहरी आवाज़, जैसे दो आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। उसने कहा, तुम लोग वापस क्यों आए? रितम बताता है, उस पल उसे महसूस हो गया था वो अंशुमान नहीं था, कुछ और था जो अंशुमान के शरीर के अंदर था। और तभी पेड़ों के पीछे से अचानक किसी और के चलने की आवाज़ आने लगी, खर खर खर। लेकिन इस बार वो आवाज़ एक नहीं, कई लोगों की थी, जैसे संतरे के बागान में और भी कोई मौजूद था। रितम की आवाज़ फ़ोन पर और धीमी हो गई थी। भाई, उस रात को जो हमने देखा, उसके बाद हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। संतरे के पेड़ों के बीच रितम और सौरभ खड़े थे। उनके सामने पेड़ की शाखा पर उल्टा बैठा था अंशुमान। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसके होठों पर वही अजीब मुस्कान थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आवाज़ इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई उसके अंदर से जाकर बोल रहा हो। उसने फिर से कहा, तुम लोग वापस क्यों आए? सौरभ ने घबराकर टार्च उसकी तरफ फेंकी। अंशुमान, मजाक मत कर, नीचे उतर। लेकिन अंशुमान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे सिर टेढ़ा करके उन्हें घूरता। तभी पेड़ों के पीछे से फिर वही आवाज़ आई, खर खर खर। इस बार साफ लग रहा था कि यह आवाज़ कई लोगों की है, जैसे सूखे पत्तों पर बहुत सारे पैदल चल रहे हों। रितम का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, सौरभ, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर बैठे अंशुमान ने अचानक ज़ोर से हंसना शुरू किया, हा 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 हा। और अगले ही पल वह पेड़ से नीचे कूद गया। लेकिन जिस तरह से वह ज़मीन पर गिरा, वह बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं था। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे और वह चारों हाथ पैरों के सहारे ज़मीन पर खड़े थे, जैसे कोई जानवर। रितम और सौरभ पीछे हट गए। सौरभ ने डरते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ? अंशुमान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अचानक पेड़ों के पीछे से टार्च की तेज रोशनी आई और किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, रुको। वो तासी था, वही आदमी जिसने उन्हें रहने की जगह दी थी। तासी तेज़ी से उनके पास आया और जैसे ही उसकी नज़र अंशुमान पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपनी जेब से कुछ निकाला। वो लाल धागा था और एक छोटा सा ताबीज़। उसने वह ताबीज़ अंशुमान की तरफ फेंका। जैसे ही ताबीज़ ज़मीन पर गिरा, अंशुमान अचानक से ज़ोर से चीखा, आह! उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए और अगले ही पल वह तेज़ी से बागान के अंदर भाग गया। कुछ ही सेकंड में वह अंधेरे में गायब हो गया। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। रितम और सौरभ हिल भी नहीं पा रहे थे। तासी ने गुस्से में पूछा, मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? दोनों चुप थे। तासी ने गहरी सांस ली, तुम लोग संतरे के बागान में क्यों गए? सौरभ ने कांपते हुए कहा, अंशुमान वहाँ खड़ा था। तासी कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, वो अंशुमान नहीं था। रितम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या मतलब? तासी ने टार्च बंद कर दी और धीमी आवाज़ में बोला, इस बागान की कहानी बहुत पुरानी है। करीब 80 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा संतरे का बागान हुआ करता था। उस बागान का मालिक था एक आदमी, नोरबू लामा। बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह काले तंत्र में विश्वास करता था। लोगों का कहना था कि वह जंगल की कुछ शक्तियों से संपर्क करता था, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव के कुछ लोगों ने बागान से अजीब आवाज़ें सुनी, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह आज तक किसी को भूला। बागान के बीचों बीच 7 मजदूरों की लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर के चारों तरफ अजीब निशान बने हुए थे और उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उन्होंने बहुत कुछ भयानक देखा हो। उस रात के बाद नोरबू लामा भी गायब हो गया, कभी नहीं मिला। और उसके बाद से इस बागान में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के पेड़ों के बीच लोगों के चलने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी कोई पेड़ों पर उल्टा बैठा दिखाई देता है और कई बार लोगों ने यहाँ अपने साथ आए हुए लोगों को अजीब तरह से बदलते हुए देखा है। तासी ने रितम और सौरभ की तरफ देखा। तुम्हारा दोस्त अभी जिंदा है, लेकिन अगर सुबह से पहले उसे वापस नहीं लाए तो वह शायद कभी वापस नहीं आ पाएगा। सौरभ ने घबराकर पूछा, मतलब?
तासी ने गंभीर आवाज़ में कहा, जो चीज़ इस जंगल में रहती है वो इंसानों को अपने जैसा बना देती है, और अगर कोई पूरी रात उसके साथ रहा तो सुबह तक वह इंसान नहीं रहता। रितम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो अब क्या करें? तासी ने संतरे के बागान की गहराई की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो हमें अभी उसी जंगल के अंदर जाना होगा, लेकिन याद रखना, जो भी आवाज़ तुम्हें बुलाए उसकी तरफ देखना मत। और तभी जंगल अचानक अंशुमान की आवाज़ आई, रितम मदद करो। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी, जैसे वह कहीं गहरे में फंस गया हो। सौरभ तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन तासी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, रुको, वो अंशुमान नहीं है।